हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एकाग्रता सीए के हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त जयेश भंडारी। अब बच्चे लोगों, सितंबर 25 के हमारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और जैसा आप लोगों को हमने कहा था कि यार पेपर को हम लोग मिलकर के सॉल्व करेंगे, तो आज बारी है हमारे ऑडिट के पेपर की। और ऑडिट का पेपर जो है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि ऑडिट का एमसीक्यू पेपर जो है वो अलग से सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले बच्चे लोगों, ऑडिट का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, बहुत सारे एमसीक्यू पेपर उस दिन बहुत सारे आंसर्स आप लोगों के सामने आगे थे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का सॉल्यूशन जो है वो आज हम लोग मिलकर के करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से तो सब लोग रेडी हो जाओ भाई। मैंने सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे तैयार कर ली आप लोगों के लिए, बिल्कुल विद प्रूफ अपन लोगों ने चीजों को तैयार कर लिया है कि भाई आपको पता लग जाए कि आखिर हमारे आंसर्स जो है वो कहां से बने और कहां से अपने को आंसर ड्राफ्ट करना चाहिए था। ठीक है, चलिए जी, तो फटाफट से बच्चे लोगों मैं चलता हूं आंसर पे। आप लोग देखेंगे कि यहां मैंने सारी चीजें स्टडी मैट के हिसाब से नोट करके रखी हैं, ताकि बहुत बढ़िया तरीके से हम आज का पूरा पेपर हमारा जो है वो डिस्कस कर सके। ठीक है, तो चलिए, पहला डिस्क्रिप्टिव का जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है बच्चे लोगों, बहुत सीधा क्वेश्चन, स्टार्ट करते ही बहुत प्यारे तरीके से आपको पता लग जाएगा कि सीए स्टूडेंट कल्याण was going through a topic on audit program and learned with an audit program is designed to provide most appropriate audit evidences by prescribing procedure and technique to verify assertion। ठीक है, कि भाई ऑडिट प्रोग्राम बनाने का पर्पस ये होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अपने को मिल जाए असर्शन से रिलेटेड, गाइड द स्टूडेंट इन द आंसरिंग द फॉलोइंग। अब दो चीजें पूछी, तो इस हिंट से अपने को समझ जाना चाहिए कि बॉस चैप्टर नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है ये बराबर से। अब 2 में भी कहां से मिलेगा, इन्होंने बोला व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंसेस शैल एन ऑडिटर लुक इनटू एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एविडेंस। अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं किसी भी असर्शन का, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा भाई, एक तो ये पूछ लिया। ठीक है, और सेकंड अपने से पूछ लिया बच्चों, स्पेसिफाई करो कि अगर कैश इन हैंड को वेरीफाई करना है तो बढ़िया एविडेंस कौन सा माना जाए, और इन्वेस्टमेंट जो प्लेज है बैंक के पास में, तो कौन सा एविडेंस सबसे बढ़िया माना जाएगा। अब आपको इसके लिए मैं लेकर के चलता हूं बच्चे लोगों, सीधा सीधा सा यहां से अपन लोग चल लेते हैं एकदम आसानी से। ये देखिए, स्टडी मैट चैप्टर नंबर 2 है, तो मैं आपको लेकर के चलता हूं स्टडी मैट 2 पर। चलिए जी, ये आया हमारा स्टडी मटेरियल 2, और जैसा आपको मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख दिया है कि पेज नंबर 2.22 पे हमको मिलने वाला है इसका आंसर। चलिए, तो एक काम मैं यहां पहले कर देता हूं भाई फटाफट से, रुकिएगा। हाँ, चलिए जी, तो ये हमारा ओपन हो गया बच्चों स्टडी मैट का, स्टडी मैट 2, और अपन लोग चल लेते हैं सीधा सीधा। आप लोगों के पास भी स्टडी मैट हो तो आप लोग ओपन कर सकते हैं 2.22 पे, हमको इसका आंसर जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, चलिए जी, तो ये देख लेते हैं बस कि यार ऐसा नहीं हो जाए कि स्टडी मैट के पेज नंबर में कुछ इधर उधर हो भाई, तो थोड़ा सा पंगा हो जाएगा। चलिए, नहीं है, एकदम परफेक्ट पेज नंबर मिल गया अपने को। ये देखिए बच्चों, पेज नंबर 2.22 पे आपको मिल जाएगा ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंसेस। बराबर, एग्जैक्टली इस पॉइंट को जो अपन देखेंगे तो एग्जैक्ट वही लाइन जो अपने को चाहिए बच्चे लोगों, यहां पे दे रखा है अपने को। ये देखिए, ये रहे वो सारे पॉइंट जो जनरली अपने को यूज करने हैं। In the process, auditor will be in position to identify evidence that bring in highest satisfaction to him about the appropriateness or otherwise the assertion। और ये पड़ा पूरा हमारा आंसर जो मोस्ट सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस माने जाएंगे। ये लिस्ट अपने को पूरी बच्चों यहां पे दे रखी है। बराबर, बहुत क्लियर है, पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने। यहां से आंसर हमारा जो है बच्चों को बनने वाला है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब अपने को जो दो चीजें पूछी थी, ये देखो, कैश इन हैंड के लिए दे दिया अलग से, बेस्ट एविडेंस हमारा काउंटिंग होता है, और इन्वेस्टमेंट जो बैंक के पास पे प्लेज है उसके लिए बैंकर सर्टिफिकेट होता है। यहां आपको क्लियर कट आंसर जो है वो बच्चे लोगों को दे रखा है। बराबर बराबर बराबर, क्या बोलते हो, है ना, एकदम क्लियर कट आंसर है बच्चे लोगों को। बहुत आराम से हम लोग इस आंसर को ड्राफ्ट कर सकते थे। ठीक है, क्लियर बात समझ में आया आप लोगों को कि हमने कैसे किया। तो ये आंसर अपने को ऐसे लिखना चाहिए था। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है, ताकि कम टाइम के अंदर आप लोगों को ज्यादा मटेरियल मिल जाए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें। यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है कि भी कहां आंसर है इसका। सीए राम मनोहर and his team have just started the audit of a listed company which into manufacture of agro
Pesticides. Okay. The auditor wish to plan and perform the auditor so as to reduce the risk of material misstatement at an acceptable low level. ये लाइन पढ़ते ही समझ जाना चाहिए भाई, कहीं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है अपना इंटरनल कंट्रोल वाला रिस्क असेसमेंट. Discuss how the auditor can satisfy the objective of identifying and assessing the risk of material misstatement. ये अपने से पूछा है और आपको बोला your answer should be in a line with relevant standard of auditing. तो ऐसे 315 आप लोग जानते हो हमारा इसी से कनेक्टेड है, ठीक है. तो चैप्टर नंबर 3 में अपने को 3.12 पे ये आंसर मिलेगा. मैं सारे स्टडी मैट में आपको लेकर के चल रहा हूं भाई. ये देखो, तो हमने कहा भाई 3.12 पे हमको इसका आंसर मिल जाएगा. तो आइए चेक कर लेते हैं. 3.12 पे हम आ जाते हैं बच्चे लोगों. देखो 11 पे आ गए. क्या हमको आंसर मिलेगा? हाँ जी मिलेगा. ये रहा बच्चे लोगों, आइडेंटिफाई एसेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है ना. ये देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज 315 टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. यहां से आप लोग देख सकते हो बच्चे लोगों, ये हमको ऑब्जेक्टिव के बेस पे ये पॉइंट्स यहां पे दे रखे हैं, है ना. और इसके लिए फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर शेल, इसमें अपना जो ऑप्शन था बच्चों, आइडेंटिफाई करना है आपको थ्रू आउट द प्रोसेस, एसेस करना है, आइडेंटिफाई रिस्क और उसको इवेल्यूट करना है. 4 पॉइंट अपने को देके रखे हुए हैं. रिलेट द आइडेंटिफाई रिस्क, व्हाट कैन गो रॉन्ग वाला अपना जो पॉइंट था कि भाई क्या कुछ गलत इसमें हो सकता है, एंड कंसीडर द लाइकहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट वाला पॉइंट. ये 4 पॉइंट अपने को इसके अंदर लिखने चाहिए थे. तो ये सीधा सीधा हमारा आंसर बच्चों को यहां से बनने वाला है. बराबर, क्या कहते हो? एकदम परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास काम हो गया, कोई टेंशन नहीं. चलिए, तो इसको तो बंद कर दिया जाए, एक बार इसको लीव कर देते हैं, और भी अपने को जब जरूरत पड़ेगी तो वापस ओपन कर लेंगे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो ये हमारा आंसर बच्चों यहां से बनने वाला है. नोट करते जाना आप लोग यार कि आंसर किधर से बनना है. नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आता हूं बच्चे लोगों को. एबीसी लिमिटेड इज अ लार्ज ड्रग मैन्युफैक्चरर यूनिट having unit at Hyderabad and Ahmedabad. Management has nominated an expert team for different function of the organization to conduct the year-end verification of inventory. बच्चों, verification of inventory आ गया, बराबर, and finalization of accounts for the financial year. Auditor as a part of their audit verification attend करना चाहता है physical inventory. बच्चों, इतना समझते ही ऐसे 501 पे अपना दिमाग चलना चाहिए. अलग अलग लोकेशन पे हमारे गुड्स पड़े हुए हैं. ये देखो, मैंने वैसे सब चीजें आपके लिए लिख दी हैं पहले से, उसी दिन लिख दी थी भाई जिस दिन ये एग्जाम हुआ था. बट जैसा कहा था यार, सारे एग्जाम हो जाए फिर अपन डिस्कस करेंगे. तो ऑडिटर एनकाउंटर्ड फॉलोइंग सिचुएशन. हैदराबाद यूनिट है बच्चे लोगों. ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मैनेजमेंट ने स्टॉक वेरीफाई किया है 15 मार्च को 31 मार्च की जगह. अब अहमदाबाद यूनिट में हालत यह है कि कंपनी है टेकन अप इन्वेंट्री वेरिफिकेशन एज प्लान ऑन 31 मार्च 2025 को होता है. लेकिन देयर वाज न्यूज ऑफ लोकल डिस्टर्बेंस इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ मार्च 25. ऑडिटर कैंसिल करता है अपना प्लान विजिट फॉर अटेंडिंग इन्वेंट्री वेरिफिकेशन. तो आपसे पूछा कि भाई इस सिचुएशन में बताओ व्हाट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, उसको क्या करना चाहिए इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए. और आपको बोला रिलेवेंट स्टैंडर्ड भी लिखो. तो भाई 501 आप देखो, स्टैंडर्ड लिखने को बराबर आपको हर क्वेश्चन में कहा जा रहा है. तो आपको मैंने लास्ट टाइम टिप भी ये दिया था कि भैया ऐसे का नाम नंबर प्रॉपर लिखना. तो चैप्टर 4 पे बच्चों 4.70 4.71 पे हमको आंसर मिल जाएगा. आइए अपन चलते हैं स्टडी मैट नंबर 4 पे. ठीक है, ये रहा. और अपने को आंसर कहां मिलेगा भाई? 4.70 पे मिलने वाला है बच्चों. आइए आपको लेकर के चल लेता हूं मैं. 4. अरे ये कौन सा आया था यार? 6-7. तब तो अपन नजदीक. ये रहा बच्चों इन्वेंट्री. ठीक है, अब 4.70 पे हम आए तो बच्चों ये देखो, बहुत क्लियर बोल रखा है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर बोल दिया. तो एक तो आंसर हमारा यहां से बन जाएगा. उन्होंने अदर देन डेट किया है. तो आपको पता है कि इसमें करना क्या चाहिए अपने को, है ना. अपने को ये करना चाहिए कि वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट जो 15 तारीख थी और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 31 मार्च है उसका प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना. रिलेवेंट मैटर फॉर कंसिडरेशन व्हेन डिजाइनिंग ऑडिट. अब उसमें परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स अपने को देखना एडजस्ट हुए कि नहीं हुए, रिलायबिलिटी ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड, रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इस बीच में जो हुआ. तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है. अच्छा, इसका जो अगला पार्ट था, ऑडिटर अनेबल है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में अनफोर्स सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर नहीं जा पा रहा है तो उसको किसी अल्टरनेट डेट पे जाकर के चेक कर लेना चाहिए. बच्चों को अपने को पता है, हाँ, अल्टरनेट डेट पे जाए और वहां चेक कर ले. और अगर उसको लगता है कि भैया इम्प्रैक्टिकेबल है, पॉसिबल ही नहीं होगा जाना उसके लिए, तो बच्चों यहां पे फिर उसको अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए. ये अपने से क्वेश्चन में पूछा है.
और उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर अपने को 705 में रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहिए। आप लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, ये सारा आंसर में आएगा। अच्छा, एक चीज और पूछिए, शायद इन्होंने पूछा है इन अबव सर्कमस्टांसेस कौन से एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर उसको लगाने चाहिए इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए, कि भाई और वो क्या कर सकता है इस सिचुएशन में, और क्या करे। तो भाई और क्या करे देख लेते हैं। ये देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर उसके लिए इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर उसको ये चीजें करनी चाहिए बच्चों को। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट देख ले सब्सिक्वेंट सेल के, फिर जो आइटम परचेज है प्रायर टू फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग देख लेना चाहिए। तो ये वाली चीजें जो हैं वो प्रैक्टिकली देख करके चेक कर सकता है। और इससे पॉसिबल नहीं हो रहा है तो 705 पे अपने को रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो ऊपर अपने को दे रखा था। ये आंसर में बच्चों अपने को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बराबर, बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से, बहुत आराम से हो जाएगा, क्या बोलते हो, है ना। तो सारी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं, विद पेज नंबर बताता जा रहा हूं मैं, यानी सबूत के साथ अपन बात कर रहे हैं। ऑडिट पे अपन ने लॉ को डाल दिया है, सबूत के साथ सारी बात करेंगे बच्चों आज अपन। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। बच्चों चैप्टर नंबर 7 एसेट 265 में जब एंट्री मारोगे तो डायरेक्ट आपको ये पॉइंट दे रखा है, थ्योरी क्वेश्चन 5 नंबर का 7.46 पे चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं, आपको लेकर के चलता हूं, ओपन होने देते हैं। यहां पे कितने होते हैं तो 7.7 क्या था बच्चों, 46 क्या देखा था अभी अपन ने। चलें ये देखो भाई 7.46 ये रहा, ये पढ़ा, अरे वाह मिल गया बच्चों 7.46 ये रहा। देखो मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये दे रखा है बच्चों, और क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होता है दोनों आपको दे रखे हैं। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल जो डिजाइन इंप्लीमेंट या ऑपरेट आपने किया वो अनेबल है प्रिवेंट डिटेक्ट या करेक्ट करने में, और कंट्रोल जो आपका है वो मिसिंग है, या तो एप्रोप्रिएट नहीं है या फिर मिसिंग ही है। और सिग्निफिकेंट का मतलब जो ऑडिटर को लगता है अपने पीजे के हिसाब से कि भाई जो सफिशिएंट इंपॉर्टेंस का है, जिसपे टीसीडब्ल्यूजी का ध्यान जाना चाहिए, उसको अपन सिग्निफिकेंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तो कौन कौन सी चीजें सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी में जाएंगी ये भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो शायद आईसीएस इसको भी कंसिडर करेगा कि भाई आप बताओ उनको कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर के आसपास का क्वेश्चन है। तो 2-3 एग्जाम्पल, ज्यादा पूरा नहीं लेकिन 2-3 एग्जाम्पल अपने को यहाँ से प्रॉपर तरीके से बच्चों लिख देने चाहिए। बराबर से, क्या बोलते हो, एकदम प्रॉपर आंसर मिल जाएगा अपने को परफेक्ट तरीके से। तो ये आंसर बच्चे लोगों यहां से अपना इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है, क्लियर, समझ आया। अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट थ्योरी का आ गया भाई। सीए स्टूडेंट रवि इज लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ की ऑडिट मैटर बच्चों, चैप्टर नंबर 8 एसए 701। ही इज कंफ्यूज बिटवीन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ की ऑडिट मैटर। तो उसको गाइड करने के लिए 2 चीजें समझाओ, एक तो पर्पस बताओ भी क्या होता है की ऑडिट मैटर का, और ये डिस्क्लोजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। 2 और 3 नंबर का बहुत प्यारा क्वेश्चन। सीधा चैप्टर नंबर 8 में अगर जाएंगे तो 8.53 8.54 वाले पेज नंबर पे अपने को दे रखा है। चलिए चलते हैं, आपको मैं डायरेक्ट बताता जा रहा हूं भाई। आज तो मैं सारी चीजें आपको सबूत के साथ बात कर रहा हूं, है ना, कि भाई यहां से सीधा सीधा आंसर उठा लो, ठीक है, क्योंकि सबने हो सकता है अलग अलग जगह से पढ़ा होगा इसको। ये देखिए बच्चों, ये आ गया हमारा बराबर से कम्युनिकेटिंग मैटर्स का, और ये देखो आप, ये आ गया ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑडिटर के, बराबर से ये रहा अपना सारा पॉइंट। और जो हम कह रहे थे वो ये रहा बच्चे लोगों, ये देखो कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स और कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। 2 चीजें, तो क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है, दोनों चीजें देख ली जाए। पर्पस क्या है और कैसे ये डिस्क्लोजर से अलग है। तो पर्पस पूछा है पहले तो अपने को, तो सीधा सीधा सा यहां अपने को दे रखा है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, और यहां से अगर अपन देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है, डिटरमाइन कर लेंगे, कम्युनिकेटिंग कर लेंगे, तो सारे पर्पस यहां पे अपने आ गए। और फिर हमने यहां पे ये भी समझा दिया भाई इनको कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिटर एंड फॉर्म एन ओपिनियन एज ए होल, और key audit matter in the communicating key audit matter in the auditor report is not a substitute for disclosure। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज एफआरएफ के हिसाब से आपको जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है तो ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। सेम वैसे ये मॉडिफाई ओपिनियन का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सेम वैसे ये 570 गोइंग कंसर्न का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो वहां देनी है वहां देनी है, ठीक है। और इसमें हम सेपरेट ओपिनियन नहीं देते इंडिविजुअल मैटर के ऊपर। तो ये पॉइंट्स अपने को बच्चे लोगों को प्यारे तरीके से समझा देने चाहिए, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। बराबर है, क्लियर है बच्चों, क्या बोलते हो, एकदम फर्स्ट क्लास पॉइंट हो गया, कोई टेंशन नहीं, आराम से हो जाएगा। 705 पे आंसर मैंने आपको बता दिया कहां पड़ा हुआ है,
अगले पे चलते हैं भाई, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन हमारे पास फिर से आ गया है। सीए स्टूडेंट श्रीलंका एंड मंगा, वाह, were discussing on the assurance which the auditing services provide to the user in form of opinion and financial statement by means of written report। अब देखो यहां तक क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आएगा, मैंने पहले भी आपको कहा था, सच एज एश्योरेंस लैंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, किसी किसी को चैप्टर 11 भी लग सकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट सम द एस्पेक्ट एग्जामिन बाय ऑडिटर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर ऑडिटर आर नॉट मिसलीडिंग। अब ये जो दो लाइंस है इनको आप चेक करना, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत प्यारा पॉइंट बच्चों। देखिए अपन ने चैप्टर नंबर ओपन कर रखा है 1.6 पे, स्टार्टिंग लेवल पे मैं आपको इसका आंसर बताता हूं बच्चों। जहां चैप्टर स्टार्ट होता है ना, आप तो लाइंस मैच करना मेरे साथ में। ये देखो मैं आपको लेके चल रहा हूं पेज नंबर 1.6 पर। ये आया बच्चों हमारा 1.6 और आई थिंक ओहो ये नया वाला हो गया है, इसमें पेज नंबर हमारा चेंज है। रुको 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 रुको, ये देखिए ये यहां से मिलेगा अपने को आंसर, नहीं यहां से नहीं, ये रहा बच्चे लोग। ये दिया, ये रहा बच्चे लोगों, यहां से देखो क्या लिखा है, द पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट। तो नए वाले स्टडी में, अच्छा आपके आसपास ही कहीं 1.2 पे ही है उसके अंदर, तो थोड़ा सा आसपास देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। मतलब हो सकता है मेरे और आपके पेज नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, ये वाला जैसे नया ऐसे में। तो द पर्सन कंडक्टिंग द टास्क शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, किसी को मिसलीड नहीं करे, उसके लिए उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई अकाउंट्स जो है वो एंट्री के हिसाब से हुए हैं, एंट्री है तो उसके पीछे सपोर्टिंग एविडेंसेस हमारे पास में होना चाहिए बराबर से। देन कोई भी एंट्री हम भूले नहीं है, फिर इंफॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगियस होनी चाहिए, कहीं कंफ्यूजिंग वाली नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर क्लासिफिकेशन वगैरह आपने किया है, एंड ट्रू एंड फेयर पिक्चर देनी चाहिए बच्चों। ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो अपने आंसर में आने वाला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नया स्टडी मेट किसी के पास हो तो पेज नंबर 1.2 पे आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं साथ साथ में दिखाता जा रहा हूं। हो सकता है मेरे पास पुराना स्टडी मेट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा हो, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, बराबर क्लियर हो गया, यहां से बनेगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर चला जाए बच्चे लोगों, तो क्या बोला है भाई, सीए स्टूडेंट मनोज इज स्टडीइंग ऑन द एग्जम्पशन अवेलेबल टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ओके ओके ओके, वो कह रहा है प्राइवेट कंपनी को क्या क्या एग्जम्पशन है, और उसमें उसको बोला मनोज को गाइड करिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ओके, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्राइवेट कंपनी, और कारो में प्राइवेट कंपनी को क्या एग्जम्पशन है बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन, दोनों ही चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन है। एक 8.70 पे मिलेगा पहला वाला, अपन लॉ में भी पढ़ते हैं बच्चों ये कि कहां पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज के अंदर ही आता है, तो उसके बारे में दे रखा है आपने को। देखो मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पे लेके चलता हूं, आई थिंक अपन ने 8 पहले भी ओपन किया हुआ है शायद, हाँ जी मिलेगा। तो पेज नंबर क्या लिया है बच्चों अपन ने, 8.70। आइए चलते हैं 8.70 और 74 पे। आई थिंक यहां पे एग्जैक्ट पेज पे आंसर मिल जाना चाहिए। देखो आपके उस पे हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, आप तो हेडिंग देख लेना। ये हेडिंग है बच्चों रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट, है ना, और कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट जब आप देखोगे तो 70 में ये देखो बच्चों, यहां पे आपको मिल जाएगा, ये रहा, क्लियर दे रखा मिलेगा, whether the company has adequate internal financial control with reference to financial statement plays the operating effectiveness. However, it may be noted that reporting requirement of adequacy of internal financial control with reference to financial statement are not applicable to a private company, which is not applicable to private company which is 1% company, small company, या जिसका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ रुपए से कम है एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और बोरिंग्स उसकी जो है बच्चे लोगों वो लेस देन 25 करोड़ है, तो उसको ये लिखने की, ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो एक एग्जम्पशन दिया है, तो ये आप 70 पे ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है, बराबर क्लियर है, यहां से बनेगा। अब कारो से एग्जम्पशन वाला जो पॉइंट है वो अपने को यहां से मिलेगा बच्चे लोगों, कारो वाला पॉइंट ये रहा अपना 74 पे, ये रहा बच्चों, देखो कारो, और कारो के पॉइंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं कि कारो में प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या एग्जम्पशन है, तो कारो में इन कंपनीज को हमने एग्जम्पशन दिए ही है, क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ये रहा बच्चे लोगों, ये रहा कारो के लिए। अब प्राइवेट कंपनी जो न तो किसी की सब्सिडरी है, न किसी की होल्डिंग है, किसी पब्लिक कंपनी की, पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व जिसका नॉट मोर देन 1 करोड़ हो, बराबर से, उसके अलावा बच्चे लोगों जिसका बोरिंग्स भी जो है वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और यहाँ पे जिसका जो भी रेवेन्यू है ये रहा वो एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपए हमारा हो गया,
तो डज नॉट एक्सीड जो है टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ होना चाहिए, तो यहाँ पे इनको एग्जम्पशन मिलेगा कारो की रिक्वायरमेंट से। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को आंसर में लिखने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर बच्चों बहुत प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आंसर अपने को लिखना था, क्या बोलते हो? बराबर, एकदम क्लियर है, फर्स्ट क्लास हो गया। तो आई थिंक चैप्टर 8 पे इतने ही क्वेश्चंस होने चाहिए, तो मैं एक बार चैप्टर 8 भी यहाँ से हटा देता हूँ। आई थिंक आगे देखेंगे अभी अपन, और मिल गए तो ऐसे आपको आंसर लिखना चाहिए था। चलिए जी, बी पॉइंट पे चले। डायरेक्ट पॉइंट आ गया बच्चे लोगों, एन्यूमरेट द फैक्टर्स दैट मे इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और रिमाइंड बच्चे लोगों रिकरिंग ऑडिट चैप्टर नंबर 11.23 पे अपने को मिल जाएगा। रिकरिंग ऑडिट का क्वेश्चन है बच्चे लोगों, बहुत प्यारा, आपको लेकर के चलता हूं 11.23 पर। चलिए एग्जैक्टली लाइन पढ़ा दूंगा मैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार आईसीआई एग्जैक्ट लाइन देकर के आपसे क्वेश्चन क्वारी कर लेता है। ये देखिए, ये रहा बच्चों रिकरिंग ऑडिट। ये देखिए लाइन आपको पढ़ाऊं मैं, लाइन यहां से मेरे साथ में पढ़िएगा। देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग फैक्टर मे मेक एप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स। मिल गई आपको, सेम टू सेम लाइन मिल गई, है ना। तो रिकरिंग ऑडिट में कब अपने को दोबारा लेटर देना है या रिवाइज करवाना है बच्चे लोगों, ये अपने को पता है कि भाई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर रह गई हो, ठीक है, कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म्स हमने इंक्लूड की है, कोई मेन मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ, ओनरशिप में चेंज हुआ है, नेचर साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस में चेंज हुआ है, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज हुआ है बच्चों, या एफआरएफ में किसी तरह का चेंज हुआ है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज हुआ है, ये वाला पूरा पॉइंट अपने को लिखना चाहिए था। एज इट इज आपको मैं दिखा रहा हूं कि देख लो भाई, एज इट इज आंसर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जो लाइंस दी है वो एज इट इज है जो यहाँ पे दे रखी है बच्चों। रिवाइज द टर्म्स और रिमाइंड अपने को कब करवाना है, तो अपने को फैक्टर्स लिख देने चाहिए थे। बराबर क्लियर है बच्चों, बहुत आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बैंक ऑडिट का लग रहा है XYZ डेवलपर्स अ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट फर्म सिक्योर्ड ए शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन लोन है ABC का टू फाइनेंस अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट पे उन्होंने इसको रीफाइनेंस करवाने के लिए एक लॉन्ग टर्म टेकआउट लोन ले लिया है बच्चे लोगों, फोकस करना वर्ड पे, टेकआउट लोन लिया है DF फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन डिले हो गया प्रोजेक्ट के अंदर, तो XYZ डेवलपर्स जो है वो डिफिकल्टीज पे हो रही है उनको पे करने में इसको, और बैंक जो है इसको क्लासिफाई करना चाह रही है एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो व्हाट इज द मीनिंग एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक आउट फाइनेंस, क्या होता है ये पूछा है, एंड हाउ डज द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंपैक्ट इनकम रिकॉग्नाइजेशन बाय द लैंडिंग बैंक। ये चीजें आपने से एनपीए की पूछी है बच्चे लोगों, दो चीजें पूछी है, एक तो एनपीए का डायरेक्ट पूछ लिया है कि भाई क्या होता है, और बढ़िया चीज है टेक आउट लोन के लिए 10.43 बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है भाई। बैंक ऑडिट अब तक अपन ने आई थिंक ओपन नहीं किया था, तो 10.43 पे मैं आपको दिखाता हूं, देखो बैंक ऑडिट का कंसेप्ट, और बढ़िया चीज आपको क्या देखने को मिलेगी बच्चों, एग्जैक्ट पॉइंट अपने को देखने को मिल जाएगा 10 पॉइंट, ये कौन सा है 41, ये देखिएगा यहां से, ये देखो बच्चों, ये रहा टेक आउट फाइनेंस, है ना। और टेक आउट फाइनेंस का कंसेप्ट ही यही होता है कि टेक आउट लोन का मतलब ही यही है कि आपने एक फाइनेंस करवा रखा है और उसको वापस से एक तरह से आप रीफाइनेंस करवा लेते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, दैट द लेंडर प्रॉमिसेस टू प्रोवाइड एट ए पर्टिकुलर डेट व्हेन पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट आर मेट, ठीक है ना। टेक आउट लोन आर कॉमनली यूज एज प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए यूज आता है, और टेक आउट फाइनेंस के लिए बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी द अकाउंट इज क्लासिफाइड बाय लेंडिंग बैंक एज एनपीए। देखो आंसर दे रखा है, एनपीए कब ट्रीट करना है, इट शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम अनलेस रिलाइज फ्रॉम द बोरोवर या टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशन, जिसने टेक ओवर किया ना, वो जब तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं करे, इफ द अरेंजमेंट सो प्रोवाइड, तब तक अपन इसको एनपीए नहीं करेंगे, ये इन्होंने बोला है ना भाई। द अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, इट शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम जब तक रिलाइज फ्रॉम द बोरोवर या वो इंस्टीट्यूशनल बैंक नहीं हो जाता बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये देखो टेकआउट के बारे में इन्होंने यहाँ पे दिया, ऑब्जेक्टिव भी इसके दे रखे हैं कि वापस फाइनेंस अपने को मिल जाती है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट एग्जैक्टली अपने को समझाना चाहिए था बच्चे लोगों। तो टेकआउट वाला जो अपना आंसर है वो एग्जैक्टली यहां से बनने वाला है, जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। क्लियर है बच्चे लोगों, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया कि कहां से आंसर बनेगा, पेज नंबर 10.43 मैं सब चीजें आपको बताता जा रहा हूं। चलिए जी, तो हम पहुंच गए भाई हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। आइए फोर्थ का ये नंबर हमको क्या कहना चाहता है समझेंगे।
Thakur and company, chartered accountant were conducting an audit of an LLP. They verified the receivable, concluded all the receivable are genuine, recoverable. Before the final completion of audit, came to know the several financial crises on receivable of Raj Enterprises. कुछ उनको दिक्कत पता लगी है. Whose outstanding account balances was material and overall receivable figures is on the date of financial statement. कुछ गड़बड़ है. उसने डिस्कशन किया है मैनेजमेंट के साथ में, उनको इशू बताया और वो एग्री हो गए इसका प्रोविजन करने के लिए बच्चों. तो दो चीजें अपने से पूछिए. यू आर रिक्वायर्ड टू ऑडिटर कैन फुलफिल डॉक्यूमेंटेशन. तो कई लोग को लगेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, पर वहां ये मिलेगा नहीं अपने को बच्चों. ये 450 का पार्ट है जहां मिस स्टेटमेंट को अपन आइडेंटिफाई करते थे. याद है 450 जो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 से. आंसर बता रहा हूं अभी मैं आपको. तो क्या इन्होंने पूछा इस कंडीशन में क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए. हाँ, सेकंड नंबर अपना चैप्टर नंबर 6 से मिल जाएगा बच्चे लोगों को, जहां आपको 4 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन देना है. तो मैं दोनों आपको बताने जा रहा हूं, चैप्टर 7 और चैप्टर ये. तो चैप्टर 7 अपने ओपन कर रखा है क्या? तो पहले 7.27 पे चल लेते हैं. चैप्टर 7 है अपने पास? यस है. तो 7.27 पे चलते हैं बच्चे लोगों. देखिएगा, ये देखो डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट. तो क्या करना चाहिए ऐसे में? द अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्राइबल. जो बहुत कम अमाउंट है वो शो करो. ऑल मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड वेदर दे हैव बीन करेक्टेड. क्या वो करेक्ट हो गए हैं क्या? और ऑडिटर का कंक्लूजन अगर अनकरेक्टेड रहे हैं तो कितना उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है, बेसिस ऑफ कंक्लूजन क्या रहेगा. तो डॉक्यूमेंटेशन अपने से पूछा है बच्चों, क्योंकि ये 450 मुझे ऐसा लगता है कि यार 450 इसके अंदर जाएगा. डॉक्यूमेंटेशन वाले से अपन आंसर बनाए उससे बेटर ये बनेगा, क्योंकि अपन इसमें यही करते हैं कि जहां हमको पता लगा तो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना भाई. ऑडिटर को ऐसी कोई भी चीज अगर उसको पता लगेगी जो उसको लग रहा है मिस स्टेटमेंट है, जैसा यहां रिसीवेबल में उसको पता लगा, तो बट ऑब्वियस है वो डिस्कस करेगा. अगर वो रेडी हो जाते हैं तो बट ऑब्वियस है अपन उसमें चेंजेस करके इस तरीके से अपन डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हैं. ये डॉक्यूमेंटेशन अपने से पूछा है जहां मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट हुआ तो अपने को क्या करना चाहिए. तो इसका आंसर जो है वो यहां से मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है बच्चों यहीं से इसका बनना चाहिए. ठीक है, चलो अब चैप्टर नंबर 6 से भी इसका आंसर बनने वाला है. तो भाई 6 में आपको लेके चलता हूं ना मैं. और 6 में जब भी आएंगे अपन तो क्या पेज नंबर था भी देखें. वैसे तो 6 में डायरेक्ट पता लग जाएगा अपने को. ये रहा बच्चों. नहीं, ये तो चेंजेस वाला हो गया. अपने को चाहिए ऑडिट. ये रहा बच्चों, ये रहा. देखो एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी रिकॉर्डेड पेपर, इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया. एग्जांपल्स पूछे आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के. ये रहे बच्चों एग्जाम. आई थिंक 4 पूछे हैं शायद क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से. एनी 4 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूछा है बच्चे लोगों. 4 एग्जाम्पल लिखो. तो ये रहे इतने सारे ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, इशू मेमोरेंडा, समरीज, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट या कोरेस्पॉन्डेंस जो हुआ होगा, इनमें से आप कोई भी 4 पॉइंट जो है वो लिख करके आ सकते हैं. तो ये आंसर जो है वो मुझे लगता है ऐसे यहां से बनना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर से. चलो छोटा चैप्टर है तो एक क्वेश्चन ही होना है इस पे, तो इसको भी बंद कर देता हूं मैं. नेक्स्ट पे चलें भाई. बराबर क्लियर है बच्चों. सेकेंड नंबर आया बच्चों, आरके एंड एसोसिएट्स लीडिंग चार्टेड अकाउंटेंट वर अप्रोच बाय एसके ग्रुप फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर देयर न्यू स्टार्टअप कंपनी. It was learned that some companies of the group faced raids by enforcement directorate ED in the recent past. Okay, ED का छापा पड़ा है. अरे ये क्वेश्चन तो अपने डिस्कस किया हुआ है. ED पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए. चैप्टर 11 जा रहा है. The firm follows the SQC1 बच्चों, चैप्टर 11 आ गया. एंड फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी टू ऑब्टेन विटल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट. क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट. अब बच्चों कुछ भी नहीं समझ में आए तो एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट दिमाग में रखो, दूसरा इंटीग्रिटी कैसे चेक होती है SQC1 के हिसाब से बताओ. चैप्टर नंबर 11 पे जाएगा SQC1. 11.27 पे दे रखा है. चलिए चैप्टर नंबर 11 आई थिंक ओपन है. 11.27 ये देखो नजदीकी पड़ा हुआ है. अभी चलते हैं बच्चे लोगों, आपको सीधा सीधा समझ आएगा और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि यस सर ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है. ये देखो ये रहा बच्चों एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस वाला हमारा पॉइंट, और ये यहां चेक होती है इंटीग्रिटी. अब उसमें कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने, देखो पूरा दिया है. विद रिगार्ड टू द इंटीग्रिटी मैटर्स दैट कंसीडर इंक्लूड फॉर एग्जांपल. और देखो आपसे बढ़िया चीज बताता हूं बच्चों, क्वेश्चन में पूछा भी यही है. भाई साहब कितने गया, ये रहा. ये देखो क्या पूछा है इन्होंने. पूछा स्पेसिफाई द मैटर विच द फर्म शुड कंसीडर फॉर वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी. एकदम मैचिंग क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो. ये रहे फैक्टर इंटीग्रिटी वाले. तो ये सारे फैक्टर्स अपने को लिखने हैं. और इसके अंदर अपने पास एक बहुत मस्त पॉइंट वो भी था. ये देखो ये रहा
मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस वेस चल रहा है क्या, क्रिमिनल एक्ट, तो ईडी वाला पॉइंट इसके अंदर ही आ गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पॉइंट चल रहा है क्या। तो ये सारे फैक्टर्स बच्चों अपने को लिख करके आने चाहिए थे इसके आंसर के अंदर, बराबर से एकदम सिंपल फैक्टर्स आपको दे रखे हैं, तो ये सब हमारे आंसर के अंदर कवर होने चाहिए थे यहां से, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। क्लियर बच्चे लोगों, बोलो बोलो बोलो, एकदम क्लियर है ना, मस्त पॉइंट आपको दे रखा है। तो ये इंटीग्रिटी वाला पॉइंट यहां से, तो शॉर्ट टाइम में मैं आप लोगों को चीजें जो है वो सारी बताता जा रहा हूं कि भाई साहब इसका आंसर किधर से बनने वाला है, फटाफट से मेरे साथ में देख लो, मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। तो फटाफट फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है बच्चे लोगों, है ना, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सारे लोग मिलके, और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना भाई इसको कि यस सर ने फटाफट बता दिया है, विद प्रूफ बता दिया है कि कहां इनके आंसर्स पड़े हुए हैं। चलिए, an auditor while verifying the sales during the year observed that the sales transaction in that year more than 1 lakh के नंबर में, इतनी बड़ी सेल है, he wants to determine the sample size और composition देखना चाह रहे हैं on the basis of personal experience, okay, and knowledge and do testing of his own judgment। बच्चों हमारा नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग जजमेंटल वाली होगी, अब उसको एडवाइस करो अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च, ओके, ऑफ सैम्पलिंग एंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग। बताओ बच्चों, सीधा सीधा सा स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग आपको बताना है, और साइंटिफिक में आप बता सकते हो कि 1 लाख से ज्यादा का नंबर है तो आइदर रैंडम सैंपलिंग है, और उसमें भी अगर वेरिएशन ऑफ नंबर है तो हैफेजार्ड सैंपलिंग वो यूज कर सकता है। चैप्टर 4 में आपको मैं लेके चलता हूं ऐसे 530, बट ऑब्वियस है ना, 4.48 पे इसका आंसर अपन ने लिया है, चैप्टर नंबर 4 ये रहा, बड़ा चैप्टर था तो होना ही था एक आध और क्वेश्चन तो ये तो आपको आंसर अच्छी तरह से पता ही है बच्चे लोगों, इसमें ज्यादा कोई मेरा रोल नहीं है। 4.48 पे चलते हैं अपन, ये देखो सैंपलिंग यूनिट अपना पड़ा है यहाँ पे, ये रहा देखो कि सैंपलिंग वैम्पलिंग की साइज वाइज के अंदर इसको हो रहा है। तो बच्चों ये देखो सैंपलिंग का हमारे पास में अप्रोचेस दे रखा है, जिसमें नॉन स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल है, वो जो करना चाह रहा है वो नॉन स्टैटिस्टिकल चाह रहा है, तो उसको समझा दो कि भाई इसमें आपका सिर्फ जजमेंट वगैरह काम में आता है, ओन जजमेंट काम में आता है, बट ये देखो पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन उसको स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज करना चाहिए, और मेथड के अंदर रैंडम और हैफेजार्ड वगैरह जो यूज है वो आप कर सकते हैं जिस तरह की सिचुएशन है। तो उसको अपने को ये समझाना है कि सैंपलिंग मेथड में अपने पास में जो साइंटिफिक मेथड है वो कौन सा है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, उसको आपको और उसके मेथड्स को समझाना पड़ेगा बच्चे लोगों, ये आप आंसर में ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 5th और 6th 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। CA Taman is the auditor of company dealing in trading of mobile accessories. This year, company has also started assembling of mobile phone. The audit manager instructed the team to develop the audit program based on the previous year audit plan. Okay, बच्चों audit program का क्वेश्चन लग रहा है। And proceed वाला audit strategy वाला chapter 2 का। With the audit, however, Taman disagreed, explaining the audit manager before commencing the audit and throughout the course he would plan nature and timing the extent of direction supervision for the engagement team member. Okay, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया लेकिन 2 चीजें पूछी बच्चों। What factor will CA Taman consider when planning the nature? प्लानिंग करते हुए कौन से फैक्टर ध्यान में रखोगे? टाइमिंग, एक्सटेंड, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। एक तो ये पूछा है, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर वो डिस्कवर करता है कि कुछ डिफरेंट हो गया है, व्हाट वाज अवेलेबल फ्रॉम व्हाट वाज अवेलेबल व्हेन द ऑडिट प्रोसीजर वर इनिशियली प्लान्ड एंड व्हाट मस्ट शी डू, उसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए अगर ड्यूरिंग द ऑडिट उसको कुछ नए फैक्टर्स पता लग रहे हैं तो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, 2 अपन ने ओपन कर रखा है, यस बिल्कुल 2 अपना ओपन ही था, और 2.16 पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है बच्चे लोगों। आइए आपको मैं चैप्टर नंबर इसके 2.16 पे लेके चलता हूं, ये देखो है ना, इसमें अपना डायरेक्ट पॉइंट है बच्चे लोगों, आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा जब मैं आपको 16 पे लेकर के आऊंगा। तो ये हम आ गए 16 पे, ये देखो बच्चों ये रहे दोनों पॉइंट पड़े हैं, चेंजिंग वाला भी ये रहा। Planning, supervision and review. The auditor shall plan nature, timing, extent and direction and supervision of engagement team member and review. और उसके लिए कौन से फैक्टर्स है ये पढ़ा बच्चों को, आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा, साइज कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो सुपरविजन ज्यादा करना पड़ेगा, एरिया ज्यादा है तो ज्यादा करना पड़ेगा, अगर रिस्क ज्यादा एसेस हुई है तो ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी ज्यादा है हमारी टीम की तो अपने को कम ही करना पड़ेगा बच्चे लोगों, है ना, सुपरविजन कम करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है, बाकी सब में डायरेक्ट वाला है, तो ये पॉइंट एक तो समझाना है। अच्छा, इससे ऊपर दे दिया कि अगर प्लानिंग कुछ चेंज हो गया है तो चेंज हो गया तो ऑडिटर शैल अपडेट द चेंज ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान।
पे करना पड़ेगा। अगर इन चीजों की वजह से उसको लगता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गए, कंडीशंस में चेंज हो गया, एविडेंसेस हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए हैं, तो उस केस में उसको बच्चों मॉडिफाई करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी को, ऑडिट प्लान एंड देयर बाय प्लान नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये उसको चेंज करने पड़ेंगे। ये बच्चों पैराग्राफ अपने को आंसर में लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये दो तरीके से यहां से दोनों से अपना आंसर जो है वो बनने वाला है। क्लियर, 2 पॉइंट पूछे बच्चे लोगों, दोनों का आंसर अपने को इन्हीं 2 पैराग्राफ से मिल जाएगा। सिंपल पार्ट हो गया। चलिए जी, फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट से कुछ बोरोइंग्स हैं, फ्रेश बोरोइंग्स हैं, बोरोइंग्स रीपे दे रखी है बच्चों। पेरी पेसू चार्ज क्रिएटेड है एसेट के ऊपर, फर्दर बोरोइंग्स लिमिट हैव नॉट बीन एक्सीडेड। ओके ओके ओके, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन व्हाट ऑडिट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म एंश्योर दैट बोरोइंग्स जो बुक्स में दिख रही है बच्चों वो वैलिड क्लेम है ओन टू द बैंक्स और अदर थर्ड पार्टी, यानी बोरोइंग्स वैलिड है, ये हमको बताना है कि भाई बिल्कुल सही लिखेंगे, मतलब एग्जिस्ट सच में कर रही है वो बच्चे लोगों, ये हमको बताना है। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा भाई 5.28, क्या बात है, 5 पे आई थिंक फर्स्ट टाइम ही क्वेश्चन आया अभी इसमें तो। ठीक है, तो चलो बोरिंग्स वाले में चलते हैं। 5.28 पर आप लोगों को लेकर के चलता हूं बच्चे लोगों। 5.28 चाहिए ना, थोड़ा पहले मिलेगा। बोरिंग्स मिल गया। अब बोरिंग्स में ये रहा बच्चों, ये देखो, ये कह रहा है कि ऑल बोरिंग्स ऑन द बैलेंस शीट डेट आर वैलिड क्लेम्स बाय द बैंक और थर्ड पार्टी। अरे यही तो लाइन्स है अपनी क्वेश्चन में, बोलो बोलो बोलो, देखो लाइन टू लाइन मैच करवाता जा रहा हूं आपको मैं, यही बोला है। देखो आपको बताना है रिफ्लेक्टेड बैलेंस शीट आर वैलिड क्लेम्स ओन टू बैंक्स और थर्ड पार्टीज। ये देखो क्लियर बोला है, बैंक्स और थर्ड पार्टी सारी बोरिंग्स मैच कर रही है। ये बच्चों अपने को एग्जिस्टेंस वाला जो पोर्शन है वो पूरा लिख देना है आंसर के अंदर। बराबर समझ गए आप लोग? बहुत सिंपल कंसेप्ट था कि भाई बोर्ड मिनट्स देख लो, पता लग जाए लोन एग्रीमेंट ऑथोराइज है कि नहीं है। सेकंड नंबर, डिटेल्स ऑफ लोन इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना चाहिए। ऐसे 505 में थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लो। लीज या हायर परचेस पे हो तो भी एग्रीमेंट चेक कर लो। डिबेंचर है तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर डेप रिटायर हो गया है तो पेमेंट वेमेंट होगा, एसेट वेसेट की डिटेल होगी। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि भैया बिल्कुल वैलिड क्लेम है लेंडर से, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है बच्चों। ये अपने को मेनली आंसर के अंदर देना चाहिए था। बराबर से क्लियर है, बात समझ में आया आप लोगों को बच्चों, है ना? तो ये अपने को पॉइंट लिखना चाहिए था आंसर में। प्यारा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है। चलिए जी नेक्स्ट पे चले। और बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ एलएलपी, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। चलो आपको 9 की भी दर्शन करवा देते हैं भाई, आ जाओ। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, बट ठीक है, क्या दिक्कत है। दे रखा है बच्चे लोगों 9.39 पे। मैंने सब चीजें आप लोगों के लिए पहले ही तैयार करके रखी है ताकि बस फटाफट से बिना उसमें टाइम गवाए आप लोग मेरे साथ चीजों को देख सकें। इस पे अरे भाई कहाँ गया, अरे ये तो गड़बड़ करवा देगा। 9.39 पीछे रहा, एलएलपी और एलएलपी में मेरे ख्याल से यहां कुछ था। ये रहा बच्चों, देखो ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी, ये रहा ऑडिटर का ड्यूटी। ये रहा बच्चे लोगों, ये सारे पॉइंट, एंगेजमेंट लेटर, मिनट्स बुक, एलएलपी एग्रीमेंट चेक करना चाहिए। देन उसके बाद रिपोर्टिंग क्या करनी है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स अपने को लिखने चाहिए थे। ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी, यही पूछा है हमसे क्वेश्चन, ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी। बराबर सिंपल हो जाएगा, नो टेंशन। अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों सुपर इजी, चैप्टर नंबर 5 का फिर से डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंट्री बताना है आपको। शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से सबसे छोटा डिस्क्लोजर इसका ये बच्चों 5 नंबर का। एस तुम लोग पढ़ते हो, अगर वो याद है तो बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने हर बार कहा है, इसके लिए अकाउंट्स का नॉलेज बहुत तगड़ा लेकर के जाओ, मजा आ जाएगा बच्चे लोगों। 5.56 पे 5.56 भाई साहब, इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर सबसे छोटा है। जितने डिस्क्लोजर यहां दे रखे हैं ना उनमें सबसे प्यारा 5.56 इन्वेंट्री का ही है। ये कहां पहुंचे, अच्छा 4.5 पे पहुंचे हैं अभी तो हम। ये रहा बच्चे लोगों 5.56 बोला मैंने, ये रहा देखो, ये रहा डिस्क्लोजर, ये रहा। ये इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर हो गया शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से। छोटा सा रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर, लूज टूल्स, अदर्स गुड्स इन ट्रांजिट गया है, और मोड ऑफ वैल्यूएशन बचा। एक देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा हो गया। बराबर, चैप्टर 5 के 2 क्वेश्चन आ गए। अब इसका भी कहानी खत्म होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसके ऊपर। चलिए जी आ जाओ नेक्स्ट पे चले। अगला बच्चों कारो है कि क्या नहीं, अच्छा इन्वेंट्री का ही तो देखा भी अपन ने। ओके 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 6 पे पहुंच गए क्या अपन, क्या बात कर रहे हो? अरे 6 पे पहुंच गए, आखिरी क्वेश्चन। ओ हो बच्चों गवर्नमेंट ऑडिट का क्वेश्चन।
Government department conducted inventory audit and discovered that several items of inventory were found to be either damaged or obsolete, but they had not been removed from the record. There were no periodical physical verification report of inventory and valuation. How the store and inventory का audit पूछ लिया बच्चे लोगों. A part of the expenditure audit under the duties and responsibility entrusted to the CAG can help the address their issues. ये पूछा है. चैप्टर नंबर 9 9.17 पे मिल जाएगा. चैप्टर नंबर 9 ये रहा. 9 हमारे सामने है, स्टार्टिंग में है ये तो. गवर्नमेंट ऑडिट तो 9.17 पे ही मिल जाएगा बच्चों अपने को. अरे यहाँ ये गड़बड़ कर देते हैं भाई. 1.5 आ गया बच्चे लोगों. और ये रहा रिसिप्ट का ऑडिट. मिल जा भाई. ये रहा बच्चों. देखो लाइन भी वही है. Audit of accounts of store and inventories has been developed as a part of expenditure audit with reference to the duties and responsibility entrusted to CAG. क्या बात है बच्चों. लाइन से लाइन मैच कर सकते हो आप लोग. देख लो आखिरी 2 लाइन में entrusted to the controller and auditor general बराबर सेम टू सेम पॉइंट पूछा गया है बच्चों. ये रहा. ये करना चाहिए. ये रहा हमारा आंसर आपके सामने. वेदर रेगुलेशन गवर्निंग परचेज रिसिप्ट इशू वगैरह हैं वो फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं. फिर डेफिशिएंसीज है तो पता लगा है कि नहीं लगा है. डिफेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल अगर कोई है तो. परचेज प्रॉपर्ली सैंक्शन है कि नहीं है. इकोनॉमिकल परचेज है कि नहीं है. प्राइस पेड रीजनेबल है कि नहीं है बच्चे लोगों वो चेक करना चाहिए. रिसिप्ट वगैरह हमको चेक करना चाहिए. तो ये सारे पॉइंट्स आपके इतने जो है वो आंसर में आने वाले हैं. बहुत प्यारी सी बात हो जाएगी. मजा आ जाएगा आपको आंसर लिखने का. बोलो क्या कहते हो, है ना. यहाँ से बनेगा भाई आंसर. चलिए जी थर्ड पे अपन आ गए. अरे भाई साहब आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए बच्चे लोगों. CA Rajesh just concluded the audit of company and noted certain findings, exception in IT environmental control and need to assess the reported accordingly. Specify what point shall auditor consider in assessing and reporting the audit findings in IT environment and IT control. बच्चों चैप्टर नंबर 3 यार बड़ा चैप्टर है हमारा. एक और आई थिंक थर्ड अपन ने ओपन बंद कर दिया था. वापस 3.65 पे चैप्टर थर्ड ओपन है क्या? नहीं है. चैप्टर नंबर 9 से अब आना नहीं है तो 9 को तो क्लोज कर देते हैं. ये वाला चैप्टर भी नहीं है. अब जो थ्रेड का क्वेश्चन दे रखा है वो चैप्टर 11 का है. ओके ओके ये भी हटा देते हैं. इसको ओपन रखते हैं अभी. पहले चाहिए कौन सा? चैप्टर नंबर थर्ड. आ जाओ भाई चैप्टर नंबर 3. हाँ जी. अब चैप्टर नंबर 3 में मैंने क्या पेज नंबर दिया आपको? 3.65 पे आंसर मिलेगा. ओके सर 3.65 पे मिलेगा. चलते हैं. क्या दिक्कत है? ये रहा बच्चे लोगों. ये रहा. देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन है क्या? 3.65 एट द कंक्लूजन इट पॉसिबल दैट विल बी सर्टेन फाइंडिंग्स आईडी एनवायरमेंट और यही तो है. एक्सेस एंड रिपोर्ट ये रहा. इंक्लूडिंग मैनेजमेंट एंड दोस चार्जेस गवर्नेंस. आईटी एनवायरमेंट एंड आईटी कंट्रोल इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? ये रहा बच्चे लोगों. सम पॉइंट्स कंसीडर आर एस फॉलोज. क्वेश्चन पढ़े क्या अपन? क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन्होंने बोला पॉइंट आउट शैल द ऑडिटर कंसीडर. वो कौन से पॉइंट हैं जो ऑडिटर कंसीडर करेगा असेसिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स इन आईटी एनवायरमेंट एंड आईटी कंट्रोल. तो ये देखो बच्चे लोगों ये रहा आईटी एनवायरमेंट या आईटी कंट्रोल. कौन से वो फैक्टर्स हैं नीड टू बी असेस एंड रिपोर्टेड. ये देखो बच्चे लोगों वो सारे पॉइंट्स अपने को लिखना है. तो ये सारे पॉइंट अपने आंसर में आ जाएंगे. ऊपर वाले स्टार्टिंग वाले यस यस यस. सिर्फ ये वाला जो पैराग्राफ वाले पॉइंट है. वीकनेसेस आर दे आर वीकनेसेस. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ वीकनेसेस. रिपोर्टिंग डेफिशिएंसीज क्या और कम्युनिकेशन वाला पॉइंट टीसीडब्ल्यूजी को ये अपने को लिखना चाहिए. खत्म. बोले तो खत्म बच्चे लोगों. आखिरी क्वेश्चन. अरे भाई साहब अगला क्वेश्चन इतना प्यारा है बच्चों. आपसे पूछा कोई भी 4 का थ्रेड बताओ. अरे भाई साहब मन से लिख सकते हो तुम. फिर भी मैं आपको चैप्टर नंबर 11 से कराऊंगा ये क्वेश्चन. एकदम सामने दिखाते दिखाते कराऊंगा. हालांकि आप लोग को इसका आंसर आता है मुझे पता है. ये तो आप ऐसे ही लिख दोगे लेकिन फिर भी यार यहां से करेंगे तो मजा आएगा. एकदम मैचिंग कर रहे हैं ना आज अपन. बिना सबूत के कोई बात करनी नहीं है आज तो. 11.10. अरे भाई साहब कहाँ हो? ये रहा भाई. थ्रेट आ गया बच्चे लोगों. थ्रेट. ओके आ जाओ. चलिए जी
तो कौन सी थ्रेड काम आएगी बच्चे लोगों, आओ आपको मैं चेक करवा देता हूं। वैसे तो आपको आता है सारा। पहला क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप बच्चों, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड का पार्ट है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड में ढूंढ लो, ये रहा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड आप लोगों का। अरे भाई चालू हो जाए यार, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, और ये रहा क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप। बोलो बोलो बोलो, यस मिल गया तो ठोको ताली, फटाफट से लाइक का बटन दबाओ। चलो, ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर टू ऑडिट। भाई साहब वो सर्विसेज जो खुद ही ऑडिट जिसकी करो, सेल्फ रिव्यू थ्रेड बच्चों। सेम पॉइंट आपको दर्शन करवा देता हूं, ये देखो सेल्फ रिव्यू जब देखोगे तो ये रहा सेम लाइन, ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर टू द ऑडिट, है एकदम मैचिंग मैचिंग, सेम टू सेम पॉइंट बच्चे लोगों। क्या बोलते हो फटाफट से। चलो अगले पॉइंट पे आपको लेके चलता हूं। ऑडिटर डील्स विद शेयर और सिक्योरिटीज विद ऑडिटेड कंपनी। अरे एडवोकेसी थ्रेड है, शेयर एंड सिक्योरिटीज में डील करता है वो, ये रहा देखो, ये रहा ऑडिटर डील विद द शेयर और सिक्योरिटी ऑफ द ऑडिटेड कंपनी, मिल गया। दिस इज कॉल्ड एडवोकेसी थ्रेड। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, है ना। देन चौथे नंबर पे लॉन्ग एसोसिएशन है। लॉन्ग एसोसिएशन आते ही बच्चों फैमिलिटी थ्रेड का मैटर बनता है। ये देखो आपको दिखा देता हूं, फैमिलिटी थ्रेड ये रही भाई, और इसमें आपको मिलेगा लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन ऑडिटर एंड द स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटर पार्ट्स, है ना। मिल गया, बराबर बराबर सारी थ्रेड्स आ गई। इंटिमिडेशन थ्रेड बाकी है बच्चों, आ जाओ, वो भी लास्ट वाला वही होगा। ये रहा ऑडिटर बच्चों, डिट्रेड पॉइंट, डराना धमकाना। डराना, एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली एडिक्वेट डिग्री ऑफ स्केप्टिसिज्म। भाई साहब डराना धमकाना इंटिमिडेशन थ्रेड का पार्ट है। ये देखो सबसे लास्ट में देखते हैं अपन, ये देखो बच्चों, ये रहा ऑडिटर आर डिट्रे फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एडिक्वेट डिग्री ऑफ स्केप्टिसिज्म, है ना। ये वाली चीज पूछी गई थी, तो ये आपका आंसर यहां आकर के बच्चे लोगों हो गया है खत्म। भाई साहब कहां गया कर्सर, आजा भाई आजा। यस बच रहे हो, क्या बोलते हो फटाफट। फर्स्ट क्लास एकदम शानदार हो गया, सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए, इंटिमिडेशन थ्रेड भी कर लिया। तो ये आपका पूरा ऑडिट का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है भाई आप लोगों को। डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर कम टाइम में, आई थिंक कितना टाइम हुआ होगा भाई, आई थिंक आधा घंटा पौन घंटा करीब हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। उसमें अपन लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व, आधा भी हुआ तो ठीक है ना यार, पेपर तो सॉल्व हो ही गया। ठीक है, तो होप सो बच्चे लोगों काफी हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों ने पेज नंबर नोट कर लिए होंगे, नहीं तो फटाफट से देख करके आप नोट करते जाना कौन कौन से पेज नंबर पे क्वेश्चन है। आप इस रिवाइज करोगे तो बढ़िया रहेगा। अपना जिस बुक से पढ़ रहे हो, जिस भी फैकल्टी की बुक से पढ़ रहे हो, वहां नोटिंग करना तो वहां नोटिंग कर देना कि भाई हाँ सितंबर 25 में यहां से क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए जी, जल्दी लॉ के पेपर के सॉल्यूशन के साथ ही आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आता है लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे यार आगे के लिए। ठीक है, चलिए ओके बाय बाय, टेक केयर। और फटाफट से क्या करोगे, जो भी चूंकि सितंबर वाले तो एग्जाम दे चुके हैं भाई, तो बाकी लोग क्या करने वाले हैं, सितंबर वाले क्या करने वाले हैं, बाकी लोगों को फटाफट से बता दोगे कि भाई सीए एकाग्रता के बैचेस पेड क्लासेस आकर के जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलो जी बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।